सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 3 दिसंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवस के साथ। चलिए जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज तारीख हो गई है 3 दिसंबर और तो 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी? तो शुरुआत होती है इसकी 1992 से। 3 दिसंबर 1992 से इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन 1981 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व विकलांग वर्ष घोषित किया गया। 1981 का जो साल था उसको विश्व विकलांग वर्ष घोषित किया गया। तो आज आपने देखा कि 3 दिसंबर क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन या आज जो हम लोग विश्व विकलांग दिवस मना रहे हैं और इसकी शुरुआत 1981 में ही हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार विश्व विकलांग वर्ष बनाने की घोषणा करी, लेकिन 1992 के आते आते हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाने लगा। भारत के संदर्भ में बताते चलें कुछ चीज मैं आपको और बताता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट। और विश्व विकलांग जो दिवस है उसी के उपलक्ष्य पे भारत ने विकलांगों के लिए एक अलग से नाम दिया जिसको हम सब कहते हैं दिव्यांगजन। तो दिव्यांगों के लिए भारत सरकार ने या इसके साथ साथ में राज्यों ने कौन सी पहल करी है विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, उसके बारे में आपको बता दूं कि ग्वालियर के अंदर, एमपी में जो ग्वालियर है, तो ग्वालियर के अंदर विकलांगों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा करी है, जिसके अंदर पैरा गेम्स जो होते हैं वहां पे इनको ट्रेन किया जाएगा। पहली बात तो आपने ये देखी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र एक ऐसा पहला देश का राज्य बना है जिसने पहली बार विकलांगों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाने की घोषणा करी है, तो उस राज्य का नाम जाता है महाराष्ट्र। अब तीसरी बात मैं आपको और बताऊं कि राजस्थान भी विकलांगों के लिए अलग से एक पैरा गेम्स एकेडमी की घोषणा करी है, जिसके अंदर विकलांगों को अनेक प्रकार के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पर्धाएं होती हैं उसके अंदर भारतीय खिलाड़ी जो विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उन्होंने काफी बेहतरी से उन्होंने प्रदर्शन करा। और उसी के संदर्भ के अंदर राजस्थान सरकार ने भी इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर उन्होंने पैरा गेम्स के लिए अलग से एकेडमी बनाने की घोषणा करी है। तो भारत के संदर्भ में देखा जाएगा तो दिव्यांग जो जन है उनके लिए अलग से मंत्रालय बनाने की भी घोषणा करी है। खेलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पदक लेकर के आए और भारत का मान और गौरव बढ़ाएं, इसके लिए भी अलग अलग राज्य इस प्रकार की इनिशिएटिव लेते रहे हैं। तो आपने देखा कि 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि दुबई के अंदर आयोजित COP 28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को कब तक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य उन्होंने रखा है। हम सब लोगों को पता है कि 30 नवंबर 2023 से लेकर के और 12 दिसंबर 2023 तक दुबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय COP 28 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे भाग लिया और वहां पे अपना वक्तव्य भी दिया। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, कि ऐसा कौन सा साल होगा जब भारत अपना जो कार्बन का जो उत्सर्जन जो करता है उसको खत्म कर देगा। ऐसा कौन सा ईयर होने वाला है? आंसर हो जाएगा इसका 2070 के अंदर हम जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं भारत के संदर्भ के अंदर बात करें तो उसको क्या कर देंगे हम, बिल्कुल ही उसको खत्म कर देंगे। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि पिछले वाला जो COP हुआ था उसके अंदर भारत को जो लक्ष्य दिया गया था उसको उसने 11 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो हम कार्बन उत्सर्जन जो करते हैं वो विश्व के अनेक जो देश हैं उनसे अनुपातिक तौर पे बहुत कम करते हैं, और जो करते भी हैं और जो हमारे को विश्व के अंदर वहां पे जब कोई टारगेट मिलता है तो वहां पे सबसे पहले उसको कंप्लीट करने का जो कार्य कौन करता है वो भी भारत ही करता है। अब देखते हैं, बताता हूं मैं आपको
कि विश्व का 2.4% भूभाग वाला राष्ट्र भारत है। एक तो ये देखा, 17% की आबादी लिए हुए भारत बैठा है विश्व के अंदर, हर पांचवा व्यक्ति भारतीय है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी भारत है, लेकिन हम यहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन जो करते हैं वो कितना करते हैं, विश्व का सिर्फ 4%। 4% से भी कम हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो विश्व की 17% की आबादी मात्र विश्व का 4% कार्बन उत्सर्जन से भी कम करती है, तो अपने लिए ये बड़ी बात है। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो अभी चल रहा है कौन सा 28वां कोप, इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत होती है 1995 में। इसीलिए जब अभी 28 और 5 33, तो वर्तमान में क्या है कि 2023 चल रहा है, तो 2023 के अंदर अगर जोड़ दिए जाए 5 तो कितने हो जाते हैं 2028। और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है कोप का, वो चल रहा है 28वां। बात की जा रही है कि भारत भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक निर्णय किया है कि जो 33वां जो कोप होगा, जो कब होगा 2028 के अंदर होगा, उसको हम भारत में जो कराने का है वो निश्चय कर चुके हैं। तो ये भी एक खबर आई है कि 2028 का जो कोप होगा, जो 33 के नाम से जाना जाएगा, उसको भारत में कराने का निर्णय भी लिया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। ऑलरेडी अन्य चीजें मैंने आपको सब बताई दी हैं कि 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर को यह आयोजन किया जा रहा है, अभी वर्तमान में चल ही रहा है। और इसके अंदर विश्व के अनेक जो विश्व भर के जो देश हैं उन्होंने भाग लिया है। हालांकि बहुत बड़े विकसित देश की बात करें जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, ये चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसके अलावा जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है। चलिए बात करते हैं कि विश्व की 17% आबादी वाला जो भारत है वो 4% से कम उत्सर्जन करता है कार्बन का। भारत 2030 तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आप इसको जान सकते हैं कि 2030 तक जो है हम लोग गैर जीवाश्म या कह सकते हैं जो फोसिल फ्यूल है उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसकी जगह हम क्या लेके आने वाले हैं, नवीनीकरण जो ऊर्जा है उसके साथ में हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। तो 2030 तक हम जितने भी प्रकार का जो जीवाश्म जो उपयोग कर रहे हैं उसको घटा करके कितना कर देंगे, 50 से कम कर देंगे। और यहाँ पे गैर जीवाश्म जो है यहाँ पे इसको हम 50% से आगे ले जाने का लक्ष्य भारत ने रखा है। अब बात कर लेते हैं विश्व का सबसे पहले अगर कोई पर्यावरण जलवायु कोई दिवस मनाया गया, उस दिवस की जो तिथि थी वो थी 5 जून 1972। कहां पे आयोजित किया गया, यह किया गया स्टॉकहोम में। इसके अलावा विश्व का सबसे पहला अगर देखा जाए तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, इसकी शुरुआत होती है कहां पे 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील के अंदर है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। 5 जून को हम सब लोगों को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो आपने देखा 3 से लेकर के 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी का कौन सा पृथ्वी सम्मेलन बन रहा है, किसका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहला, पृथ्वी पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अगर जलवायु के तौर पे देखा जा रहा है तो कब 1992 में। इसके अलावा स्टॉकहोम जो सम्मेलन था वो उसकी शुरुआत कब होती है, 1972 में होती है, तारीख होती है 5 जून। चलिए इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपने जानी जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकती है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से वित्त आयोग के गठन के लिए संदर्भ संतरों को क्या दी है, मंजूर दी है। मैं बताता चलूंगा आपको कि अनुच्छेद 280 अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग का हमें उल्लेख मिलता है। अब वित्त आयोग का काम क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में इसकी स्थापना हो गई थी। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो अभी वर्तमान के अंदर जो वित्त आयोग चल रहा था वो चल रहा है 15वां, अभी गतिशील है ये। और इसके बाद में 16वें वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा कौन सा, 16वां। अब देखते हैं कि पहले इसके जो 15वें जो वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष का नाम क्या है, उनका नाम है एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था, डीवाई रेड्डी, बीवाई रेड्डी, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग का वो काम है कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जितने भी जो कर लिए जाते हैं, जो टैक्स लिए जाते हैं, उनको अनुपातिक तौर पे राज्यों को और केंद्र आपस में उसको क्या मिल बांट करके करने का काम कौन करता है, वो वित्त आयोग ही करता है। तो आर्टिकल 280 के अंदर इसका उल्लेख है। ये एक संवैधानिक निकाय है ये, और इसका संविधान के अंदर भी क्या है, उल्लेख मिलता है आर्टिकल 280 में।
और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग अभी वर्तमान में जो इसके गठन की शर्तों के बारे में जो बात करी जा रही है उसके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन वर्तमान में भी 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है। इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? इसकी शुरुआत होने वाली है, हम सब लोगों को पता है, तो कि फाइनेंशियल जो ईयर होता है, जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों के लिए होगा। भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 280 में है, जो संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय समाधानों को क्या करता है, अनुशंसाएं प्रदान वो करता है। और वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में ही हो गई थी। वित्त मंत्री वर्तमान में हम सब लोगों को पता है कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण, और वर्तमान में जो चेयरमैन है 15वें वित्त आयोग के, उनका नाम है एन.के. सिंह। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करा और साथ में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर के 25,000 करने का जो निर्णय लिया वो कहां पर करा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एम्स देवघर में। 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र बनाने की घोषणा का एक लक्ष्य जो रखा गया था उसको दिसंबर 2023 तक ही पूरा कर लिया गया। पहली चीज तो आपने इंपोर्टेंट ये देखी। दूसरी उसके बाद में कि 2000 से लेकर के अभी हम क्या करने वाले हैं कि 10,000 से लेकर के 25,000 तक उसको कार्यक्रम को बढ़ाने का निर्णय किसने लिया है? अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एम्स देवघर। इसके अलावा देखते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो मार्च 2024 तक की, लेकिन 10,000 जोन सी केंद्रों का स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा था उसको हमने समय से पहले ही क्या कर लिया? पूरा कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो दूर दराज के अंदर जो खेती करने वाली जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता जो समूह है, उनके लिए 15,000 ड्रोन का भी उन्होंने केंद्र सरकार ने इस प्रकार की एक चीजें मुहैया कराई है, जिसकी वजह से दूर दराज में खेती को आसानी से करा जा सके। तो 15,000 ड्रोन जो वितरण करने के लिए कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना के माध्यम से 15,000 ड्रोन का जो वितरण है वो भी केंद्र सरकार करने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया है? वैश्विक आयुर्वेद का जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन हर साल होता है, और कहां पे होता है? ये होता है एक ही राज्य है जो दक्षिण के अंदर है, जिसका नाम है केरला। केरल के अंदर इसका आयोजन किया जाता है हर साल। ये कहां पे है? केरल का एक शहर है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, और इसकी शुरुआत सबसे जो पहला जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था वो भी सेम प्लेस में ही हुआ था। उसके बाद में कोची में भी हुआ है, कोझीकोड में भी हुआ है, एक बार वर्चुअल हुआ है, उसके बाद में जो 5वां हुआ वो कहां पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर हुआ है। अब इससे पहले जो आयुष मंत्रालय था, इसका पहले नाम जो है वो आयुष मंत्रालय नहीं था, इसका जो पहले नाम था। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल करी जाती? इसके अंदर होम्योपैथी भी है इसके अंदर, इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा भी थी, और आयुर्वेदिक और यूनानी, ये जितने भी प्रकार की जो चिकित्सा की जो विधियां हैं इनको भी हमने किस में शामिल करा? आयुर्वेद महोत्सव में इसको शामिल किया है, आयुर्वेद विभाग के अंदर इसको शामिल किया है। वर्तमान में आयुर्वेद के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें कि वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जो प्रतिवर्ष केरल में आयोजित किया जाता है, इसकी स्थापना या कह सकते हैं इसकी शुरुआत होती है 2014 में। किसकी? आयुष मंत्रालय की स्थापना। इससे पहले जो है ये होम्योपैथिक और चिकित्सा प्रणाली विभाग से इसको जाना जाता था, लेकिन 2014 तक आते आते इसका जो मंत्रालय का जो नाम था वो हमने बदल करके क्या कर दिया? आयुष मंत्रालय कर दिया। पहले क्या था? पहले था ये प्राकृतिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी, उसी के अंदर ही उसी को सम्मिलित कर लिया, जिसके अंदर यूनानी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी, इन सबको मिला करके इनको कंबाइंड करके इस मंत्रालय का नाम रख दिया हमने आयुष मंत्रालय। इसके हर साल जो है वो सम्मेलन होते, उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया था तिरुवनंतपुरम, और वहां पे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने इस जो कह सकते हैं सम्मेलन का शुभारंभ करा। और वर्तमान में इसके जो सर्बानंद सोनोवाल है ये यहाँ के इसके आयुष मंत्री हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। जल विरासत की सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जल इतिहास महोत्सव की मेजबानी किस शहर में इन्होंने करी है? आंसर हो जाएगा इसका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर इस प्रकार की कवायद की गई है जिसके अंदर जल इतिहास मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है। चलिए जल जीवन मिशन के बारे में हम सब लोगों को पता है कि 2024 तक हर घर के अंदर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना,
जल जीवन का मिशन का बहुत बड़ा ये एक लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा जानते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत मेघालय एक ऐसा स्टेट है जिसको यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्टता के जो पुरस्कार था उससे भी उसको सम्मानित किया गया है। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और अमृतकाल के बारे में हमने सुना और देखा भी कि आजादी का जो 75वां जो साल था उसको बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरे साल भर कार्यक्रम चलते रहे और मेरी मिट्टी मेरा देश की भी शुरुआत की गई और अमृत जल जो है उसके बारे में भी शुरुआत करी गई। तो और 75 अमृत सरोवर बनाने का भी लक्ष्य जो है वो अमृत काल में ही रखा गया। हम सब लोग देखते हैं कि विश्व के अंदर पीने वाला जो पानी है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि पृथ्वी पर जितना जल है उसका 97% तो क्या है, समुद्री है, जबकि पीने योग्य जो जल है वो कितना है, मात्र 3% है। तो हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इसको जल को सहेजें और अगली पीढ़ी को इसको दे करके जाएंगे, यही अपना उद्देश्य है। वर्तमान में केंद्रीय शक्ति जो जल शक्ति मंत्री उनका नाम क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण, जिसको कह सकते हैं इंस्पेक्शन INS निरीक्षण और सुरक्षा DG डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, एयर मार्शल मकरंद रानाडे। एयर मार्शल मकरंद जो रानाडे है उन्होंने INS का इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी का जिम्मा संभाला है। हम सब लोगों ने अभी देखा कि एयरफोर्स का जो नाम है वो चेंज होने वाला है। एयरफोर्स का नाम इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स बन गया है। वो एयरफोर्स के नाम से नहीं जाने लगेगी, अभी उसका जो नाम है वो इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से उसको जाना जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो एयरफोर्स है उसका एक तो क्या है, वाक्य कौन सा इसका, वाक्य ध्येय वाक्य नरभम स्पर्श दीप्ताम वैभव के साथ में आकाश को छूना। वर्तमान में जो एयर मार्शल जो कह सकते एयर चीफ है उनका नाम है डॉक्टर BR चौधरी, वीरेंद्र चौधरी। इसके अलावा वायुसेना की कमान कितनी है, वायुसेना के अंदर अभी वर्तमान में 5 कमान कह सकते हैं हेडक्वार्टर वहां पे संचालित है। नेवी के 3 है, जबकि आर्मी के कितने हैं, वो 7 हैं। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। थोड़े दिनों पहले एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि MiG-21 बाइसन जो है उसको एयरफोर्स के बेड़े से बाहर कर दिया गया है। यह भी अपने आप में खबर बनी थी कि उसको उड़ता हुआ ताबूत कहा जाने लगा था। उसकी जगह पे जो है ओवरऑल करके नवीनीकरण जो जितने भी प्रकार के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जिसमें राफेल जो है वो प्रमुख है, उसके बाद में तेजस LCA भी है, उनको वहां पे क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। और इसके अलावा भारत के पास में कौन कौन से प्रमुख लड़ाकू विमान है, जिसके अंदर बात कर सकते हैं कि MiG-27 भी है, सुखोई है, जगुआर है, मिराज है, इस प्रकार के जो है। और LCA जो तेजस है वो भी अपने आप में प्रमुख है, वो भी स्वदेशी निर्मित टेक्निक से वो बना हुआ है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें क्या करी है, उड़ान भी भरी थी। ये सारे के सारे फैक्ट आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाने। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एयरफोर्स का नाम जो है वो इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स बन गया है, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से इसको जाना जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस संगठन को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से इसको सम्मानित किया जाएगा? क्या है ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGIL को इससे सम्मानित किया जाएगा। ये क्या है, ये एक विद्युत कंपनी है और ये PSU है। PSU का मतलब हम सब जानते हैं, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये सार्वजनिक वितरण की जो कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसकी कमान सरकार के हाथों में रहती है। और ये महारत्न कंपनी भी है। तो महारत्न कंपनी किसको कहा जाता है, महारत्न कंपनी वो होती है जिसका 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का क्या होता है, शुद्ध लाभ उसका होता है। और 5,000 करोड़ रुपए तक का किसी प्रकार का अगर वो निवेश करती है तो उसमें सरकार की मंजूरी उसको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये महारत्न कंपनी है और उसी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। और ये विद्युत क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना जो है वो 23 अक्टूबर 1989 को होगी। नवाचार में इन्होंने क्या किया कि 2000 मेगावाट का एक यहाँ पे अभूतपूर्व पोगुलर त्रिशूल एक यहाँ पे साइट बनाई गई थी, जहां पर कन्वर्टर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो है HVDC सिस्टम के लिए इसको जाना गया। ये अपने आप में बड़ा एक नवाचार था इस कंपनी का और इसीलिए इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में किस राज्य के मंडप पेवेलियन को आगंतुकों को मोहित करने के लिए प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक प्राप्त उनको दिया गया? ये कौन सा था, ये था 42वां, ये 42वां संस्करण था। और इसके अंदर उड़ीसा जो राज्य था, ओडिशा राज्य को
इन्होंने 24 स्टॉल लगाए थे और 24 स्टॉलों के अंदर इन्होंने अपने राज्य के वैभव, संस्कृति, पर्यटन और विभिन्न नवाचार जो हैं इनके बारे में स्टॉलों के माध्यम से लोगों को क्या किया था, नवाचारों के माध्यम से प्रेरित किया था, लोग आकर्षित हुए थे। हम सब लोगों को पता है कि हमारे कितने हैं, हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो छोटे देश हैं, उन्होंने भी भाग लिया। बात करते हैं बांग्लादेश है, नेपाल है, कतर है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान है, मलेशिया, थाईलैंड है, इन्होंने भी यहाँ पे क्या लिया था, भाग लिया था। और एक दूसरे की संस्कृति, वहां से बने हुए उत्पादों के बारे में एक्सचेंज करने की जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है उसी के बारे में यहाँ पे नवाचार करने की कोशिश करी। तो 28 राज्य हैं और 8 के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में भारत और अफगानिस्तान, वियतनाम, ट्यूनीशिया, किर्गिस्तान, लेबनान, ईरान जैसे छोटे छोटे देश है, यहाँ पे उन्होंने भाग लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सऊदी अरब अमीरात ने, संयुक्त सऊदी अरब अमीरात है, उसके जो प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन भी किया, जो वहां के क्या है, इंपोर्टेंट भी है और वहां के फेमस भी हैं। तो ये 42वां था और ये 14 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर को नई दिल्ली में इसको आयोजन किया गया था और उड़ीसा को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से उसको नवाजा गया है, क्योंकि उड़ीसा ने अपने यहाँ पे 24 ऐसे स्टॉल बनाए थे जो सबसे ज्यादा लोगों का उन्होंने मन मोहने का कार्य करा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सूचित शहरी नीति निर्माण और विकास के लिए शहर के डेटा को केंद्रीकृत करने वाला कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया। हम सब लोगों को पता है कि 2015 के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम आया एक। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर 100 शहर हैं उनको क्या किया गया, शामिल किया गया और उनको वैश्विक जितनी भी जो टेक्निक्स है, ये कह सकते हैं कि विश्व के जो विकसित शहर हैं उस श्रेणी में उनको शामिल करने के लिए 2015 में इसकी शुरुआत की गई। लेकिन प्रश्न दूसरा पूछा जाने लगा है आपसे कि एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया गया है वो कौन सा है, तो एम्पलीफाइड 2.0। अब बात करते हैं कि शहरी जो जीवन है, जो शहरी आवास, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो जनसंख्या थी वो 25% के आसपास कहाँ रहती थी, वो रहती थी गांवों में, सॉरी 25% शहरों में, जबकि 75% गांवों में। लेकिन ये आंकड़ा दिनों दिन चेंज हो रहा है। 2030 तक भारत की जो जनसंख्या है वो कहां पे आ जाएगी, 60% के आसपास, 40% जो है वो कहां आ जाएगी, वो आ जाएगी शहरों में। और इसके अलावा 63 से लेकर के जो शहरों का जो योगदान जो जीडीपी में जो 63% जो हो रहा था वो 2030 तक आते आते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75%। 75% जो योगदान वो कहां पे, शहरों का होने वाला है। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा इतनी भी प्रकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसके अंदर शहरों के अंदर उनको लोगों को आवास, इसके अलावा स्वास्थ्य, जल की और पानी की, जल और बिजली जैसी सुविधाओं से जो आधारभूत सुविधाएं उनसे उनको लेस किया जा सके। और इसी के संदर्भ के अंदर एम्पलीफाइड 2.0 जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई, ऐसा एप्लीकेशन लाया गया है। देख लेते हैं एम्पलीफाइड 2.0। रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन निगरानी मंच है। 4000 से अधिक जो शहरी स्थानीय जो निकाय है उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर जो शहर के अंदर जो निवास करने वाली जो जनसंख्या होगी वो आगामी 2030 तक का जो वर्ष है वहां पर कितनी करने लगेगी, तो यहाँ पे 40%, लगभग 60 करोड़ की जनसंख्या वो शहरों में निवास करने लगेगी 2030 तक। भारत की जीडीपी में शहरों का जो योगदान था वो 63% के आसपास था 2011 की जनसंख्या के अनुसार। लेकिन 2030 के आसपास हम देख रहे हैं कि वो जनसंख्या का जो प्रतिशत है किसमें, जीडीपी के योगदान के अंदर, वो 63 से लेकर के और वो 75 के आसपास पहुंचने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी स्कीम के बारे में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई। नोडल मंत्रालय इसका आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। कवरेज ये था कि 100 जो चयनित शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में क्या करना, उनको विकसित करना है। अब सिटीज 2.0 है उसके अंदर कौन कौन सी वैदेशिक ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत को फंड मुहैया कराने वाली हैं। आंसर इसका हो जाएगा AFD, एशियन फंड डेवलपमेंट, फॉरेन डेवलपमेंट बैंक, और इसके अलावा KfW से ऋण, और EU यूरोपियन यूनियन से भी तकनीकी सहायता अनुदान शामिल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी टॉप स्कोरर अगर कोई राज्य का कोई शहर बना है उसका क्या नाम है, सूरत। कहां का है ये राज्य, ये राज्य है गुजरात और उसी का शहर है कौन सा, सूरत।
ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 2.0 एम्पलीफाई है वो शहरों के आवास से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए काफी सहायक सिद्ध होने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। आरबीआई ने किस बैंक के साथ में सीसीआईएल से संबंधित सहयोग और सूचना पर आदान प्रदान करने पे समझौते ज्ञापन पे क्या करें, हस्ताक्षर करें? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ में इस प्रकार का सूचना आदान प्रदान, सूचना विनिमय जो एक दूसरे को प्रदान करते हैं, उसी के संदर्भ के अंदर यह समझौता किया है। किसने किया? आरबीआई ने। अब आरबीआई की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हो जाती है कौन से? 1934 के आरबीआई अधिनियम के द्वारा। काम करना इसने शुरू कब करा? इसने करा 1 अप्रैल 1935 से। अब बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में इसके जो कह सकते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है? लागू करता है, उसका पर्यवेक्षण करता है, और जितने भी प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप पूरे देश भर के अंदर होते हैं, जिसके अंदर बैंक भी शामिल है, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वो भी आरबीआई ही करता है। तो मौद्रिक नीति की जो समीक्षा कौन करता है? वो भी आरबीआई ही करता है। आरबीआई बाजार को चलाने के लिए, बाजार को कंट्रोल करने के लिए 2 प्रकार के उपाय अपनाता है, जिसके अंदर एक तो हिंदी में कह सकते हैं उसको गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक, और इंग्लिश भाषा में इसको कहा जाए तो एक तो होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। इसके अलावा कुछ और चीजें करता है, हम सब लोगों ने सुना है बैंक रेट, इसके बाद में रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये काफी प्रचलित शब्द है, और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताता चलूं कि जो बैंक रेट एक ऐसी रेट होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन प्रदान करती है बिना किसी सिक्योरिटी के। ठीक है, इसकी भी वर्तमान में कितनी है बैंक रेट? ये 5.15% की जो बैंक रेट है, जिसमें आरबीआई अपने जितने भी जो अनुसूचित जो बैंक है, जो कैटेगरी में आते हैं और आरबीआई के अंडर काम करते हैं, उनको 5.15% के हिसाब से उनको ब्याज उनसे लेती है, वसूलती है। फिर रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी वही है जिसके अंदर कुछ बैंक है जिनको धन की आवश्यकता पड़ती है, वो बैंकों से क्या, आरबीआई से क्या लेते हैं? धन लेते हैं ब्याज के तौर पे, और उनकी जगह वहां पे परिसंपत्तियां या कह सकते हैं सिक्योरिटीज वहां पे गिरवी रखती हैं। तो इसकी जो रेट है वर्तमान में कितनी चल रही है? वो चल रही है 6.50। रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये रिवर्स रेपो रेट ये है कि ये तो बैंक, आरबीआई बैंकों को क्या देता है? लोन देता है, धन देता है, उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट ये होती है जिसके अंदर बैंकों के पास में धन ज्यादा हो जाता है और उनके पास में उस धन का उपयोग कहां करें ये पता नहीं होता, इसलिए क्यों जो जितनी भी जो पूंजी, इस पे कुछ ना कुछ तो ब्याज मिले, इसलिए वो आरबीआई के पास अपना धन जमा करा देते हैं, और उसके लिए बैंक जो है, आरबीआई जो बैंक है, वो कम क्या करती है? कम प्रतिशत पे ही ब्याज देता है, क्योंकि उसको तो जरूरत नहीं है, आप जमा करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनको जो प्रतिशत की जो कह सकते हैं दर है वो है 3.35% के हिसाब से जो रिवर्स रेपो रेट है वो आरबीआई जो है वो बैंकों को देता है। तो ये वर्तमान में आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में आरबीआई ने इस प्रकार का समझौता करा है, और प्रश्न के साथ में ही आपने आरबीआई के जितने भी प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं सामान्य तौर पे जो होते हैं उनके बारे में आपने जाना। देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड सीसीआईएल से संबंधित सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करें। सीसीआईएल एक केंद्रीय प्रतिपक्ष सीसीपी के रूप में भारत के भीतर जितने भी प्रकार की जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती है, विदेशी जो मुद्रा का जो भंडार है, उसमें भी काम इसको जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है, फॉरेक्स जो रिजर्व है, उसको सहेजने का कार्य कौन करता है? वो भी आरबीआई ही करता है। मुद्रा बाजारों में लेन देन के लिए समाशोधन, चेक क्लियरिंग और निपटान संबंधी सेवाएं प्रदान करने में भी आरबीआई ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आरबीआई के गवर्नर के बारे में हमने जान लिया। रेपो रेट की बात करें तो 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% है, जबकि हमने बैंक रेट के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लिया है। स्थापना के बारे में बात करें तो हम सब लोगों को पता है इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में इसने कार्य करना शुरू करा, जबकि अगर इसका अधिनियम के बारे में बात करें तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत ही इसकी स्थापना होती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। सेंड्रा डी ओ कॉर्नर किस देश की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया था। तो
इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है कौन सा, अमेरिका। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहीं पे भी आया, उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका से बहुत सारे ऐसे कुछ आर्टिकल अनुच्छेद थे जो हमने अमेरिका से भी लिए हैं, जो अच्छी चीजें थी, जिसके अंदर अगर बात कर सकते हैं तो कौन सा होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक संहिता, विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि का समान संरक्षण, ये भी हमने कहां से लिया है, ये हमने अमेरिका से लिया है। इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि प्रस्तावना के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। प्रश्न यहां से दूसरा पूछा जा रहा है, मैंने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पहली महिला जज जो अमेरिका की थी, अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम कौन सा था और उन्होंने काम जो है वो कौन से वर्ष में वहां पे करा है। तो यहां पे एक राष्ट्रपति होते थे जिनका नाम था रीगन। रीगन ने इनको क्या करी थी, नियुक्ति करी थी 1981 में। 1981 में इनकी नियुक्ति करी थी और 2006 के आसपास वो क्या हुई, रिटायरमेंट हुई। काफी उम्रदराज थी और उनकी हाल ही में क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो इसका संबंध कहां से, अमेरिका में है, अमेरिका से है। लेकिन अब बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने पिछले जो सेशन था उसमें यह बताया था कि फातिमा बीबी जो प्रथम भारतीय महिला ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, वो प्रथम भारतीय नहीं थी, वो प्रथम भारतीय एशियाई महिला भी थी, क्योंकि इससे पहले एशियाई देशों के अंदर कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंची थी। उनका भी हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया था। वर्तमान में भी जो है, वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे 3 महिला मुख्य न्यायाधीश तो नहीं है, लेकिन न्यायाधीश के पद को वो क्या कर रही है, सुशोभित कर रही हैं। हाँ, 2027-26 के आसपास ये अपेक्षा करी जा रही है कि भारत को पहली एज ए महिला मुख्य न्यायाधीश भी हम सब लोगों को देखने के लिए मिले, और ये महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, ऐसा हम सब देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं, अमेरिका की रहने वाली थी। 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उनको क्या किया था, नियुक्त किया था। 2006 में क्या हो गई हैं, सेवानिवृत्त हो गई थी। न्यायाधीश फातिमा बीबी, जिसके बारे में हमने पहले लेसन में पढ़ा था, एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा दें, वो भी सुप्रीम कोर्ट की भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। और भारत के संविधान के अंदर अब बात करते हैं कि भारत के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार हम सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का जिक्र हम अगर कहीं करते हैं, सुनते हैं, अमेरिका से हमने लिया है। इसके अलावा विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसके अलावा प्रस्तावना की पहली लाइन हम भारत के लोग हमने कहां से लिया है, वो भी अमेरिका से लिया है। और विश्व का सबसे पहला अगर कोई लिखित संविधान है वो भी कौन सा है, अमेरिका ही है। तो आज के सेशन के अंदर आपने ये जाना कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रोचक हो सकते हैं और आप लोगों के लिए आगे काम आने वाले हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किस बैंक ने अपने एश्योर इंडिया अभियान के लिए व्यक्तियों द्वारा क्लिक की गई 19,097 तस्वीरों को सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्फी मोज़ेक बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो बैंक है, उन्होंने 19,097 इस प्रकार की क्लिक फोटो करी। उसके बाद में उन्होंने क्या बनाया, इसका एक कोलार्ज बनाया, ये कह सकते हैं सेल्फी मोज़ेक बनाया, और गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाया। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC जो बैंक है भारत का एक निजी बैंक है और सबसे ज्यादा अगर कैपिटलाइजेशन के तौर पे देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। 1994 में इसकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी, और 1995 में इसने जो है वो RBI के अंडर जो अनुसूचित शेड्यूल जो बैंक है उसके अंडर काम करना इन्हें शुरू किया। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। और इसके जो संस्थापक थे जिनका नाम है बीबू वर्गीस है। 1994 में इसकी स्थापना होती है। और अभी वर्तमान में एक नई खबर हमने सब लोगों ने देखी थी, सेशन में पढ़ा था कि हर्ष कुमार भानवाला जो पहले नाबार्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, वर्तमान में उनको HDFC का उनको CEO बना दिया गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एश्योर इंडिया अभियान में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर्मचारियों और भागीदारों को और ग्राहकों को शामिल करने के लिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस इस प्रकार का
एक चीज करी है। और 1995 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक इसको जाना जाता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और इसके संस्थापक है, उनका नाम है बीजू वर्गीस। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं कि हाल ही में किस क्षेत्रीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया था। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है वो ये है कि ऐसी कौन सी क्षेत्रीय अदाकारा थी जिनका नाम था सुब्बालक्ष्मी, जिनका निधन हो गया था, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, उनका क्षेत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मलयालम। मलयालम से वो मलयालम बोलने वाली वो क्या थी, महिला थी। और सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के अंदर उन्होंने पहली बार क्या दिया था, संगीत दिया था। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ये देख लिया आपकी महिला संगीतकार, पहली बार संगीतकार अगर जो भारत ऑल इंडिया रेडियो को दिया था, उनका नाम कौन सा जाता है, आर सुब्बालक्ष्मी को जाता है। मलयालम अभिनेत्री थी, कैरियर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत करी थी। पहली महिला अगर कहते हैं संगीत देने वाली कोई महिला बनी थी, ये उन्हीं के नाम से ही जाता है। इसके अलावा एक संगीतकार भी थी और साथ में वो चित्रकार भी थी। कल्याणरम, पंडिप्पा और नंदनम जैसी लोकप्रिय फिल्मों में उन्होंने क्या किया था, काम किया था। फेमस परफॉर्मेंस उनकी रही थी कल्याणरम, पंडिपदा और नंदनम। ये इस प्रकार की जो है उनकी परफॉर्मेंस रही थी। अंग्रेजी फिल्म इन द नेम ऑफ द गॉड में भी उन्होंने क्या करा है, काम करा है। तो आज 3 दिसंबर को जितने भी समसामयिक विषयों पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, डिटेल्स के साथ में एनालिसिस करके हमने इस प्रश्न जो कह सकते हैं सेशन को पूरा किया। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।